नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी पेपर 2 का जो 10वां टॉपिक है उसमें 2 तो अस्पष्ट नीति के बारे में उल्लेख किया गया है कि औद्योगिक नीति हम लोगों को पढ़ना है और दूसरा है विस्थापन और पुनर्वास नीति हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद लिख दिया गया है अन्य नीतियाँ। अन्य नीतियाँ में तो बहुत सारी नीतियाँ आती हैं, आप कितना को पढ़िएगा। लेकिन हाल फिलहाल में अभी जो एग्ज़ाम हुए उसमें देखने को मिलता है कि जो सरेंडर पॉलिसी है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया 19 अप्रैल 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया और बैकलॉग 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 मई 2026 को, उसमें भी एक क्वेश्चन जो है आप इस सरेंडर पॉलिसी को पढ़ के बना सकते हैं। तो चलिए इस सरेंडर पॉलिसी को हम लोग समझते हैं। अगर आपके पास समय रहेगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी आपको लगते हैं तो इस अन्य पॉलिसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग फिलहाल अभी सरेंडर पॉलिसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सरेंडर पॉलिसी है, यहाँ पे दिया गया है नई पहल झारखंड वामपंथी उग्रवादी प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2008। तो इससे पहले भी जो है वो सरेंडर पॉलिसी आ चुका है। कब कब आया हुआ था वो चलिए एक बार हम लोग अभी पढ़ते के दौरान देख ही लेंगे। तो कहता है वामपंथी उग्रवादी राज्य की सबसे बड़ी चुनौती और बदलाव की लहर। तो सबसे बड़ा चुनौती भी है और इसमें कई सारे बदलाव किए गए। सरकार की कई सारी नीतियां आई हैं जिनमें एक नीति ये भी है जिससे जो बदलाव का लहर है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। राज्य की कार्रवाई में दिया गया है पुलिस की विशेष सफलताओं से उग्रवादियों का मनोबल जो है वो गिरा है। भ्रम का अंत हुआ है। गलत धारणाओं में फंसे युवाओं को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हम जो है गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हमको इस तरह से अगर नक्सली ग्रुप में हम जाते हैं या इस तरह से हम उग्रवादी ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो हमारा इससे क्या होता है, नुकसान ही होता है। नया संकल्प में दिया गया है भटके हुए युवा अब मुख्य धाराओं में लौटने को आतुर है। अब चलिए इसका मेन जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सवाल यहीं से आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले तो दिया गया है झारखंड सरकार का ये गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया संकल्प है। विषय क्या है? वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति। ये संकल्प का जो आया था वो कब आया था वो दिया हुआ है दिनांक 10/7/2018 को आया था। तो ये 2018 का नीति हम कह सकते हैं। योजना की स्वीकृति के संबंध में मतलब ये विषय है वामपंथी उग्रवादी प्रत्यार्पण और पुनर्वास हेतु नई नीति के जो योजना है उसके किसके लिए? स्वीकृति के लिए। अब चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ पढ़ने से थोड़ा सा और भी स्पष्ट पता चलेगा इस नीति के बारे में। वैसे तो स्लाइड में हम बता ही दिए थे कि इसमें क्या लिखा हुआ है उसका मेन क्रक्स, लेकिन यहाँ फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। विधि व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती वामपंथी उग्रवाद की समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने में ये लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, परेशानी उत्पन्न करते हैं उग्रवादी। झारखंड राज्य की रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिले इस समस्या से गंभीर रूप से आक्रांत है। शेष जिलों में भी सभी वामपंथी उग्रवादी अपना पांव पसार रहा है और वहां भी उग्रवादी घटनाएं यदा कदा प्रतिवेदित होती रहती है। झारखंड राज्य गठन के पश्चात इस समस्या को चुनौती के रूप में लिया गया जिसमें विशेष सफलताएं मिले भी हैं। इससे उग्रवादियों का मनोबल गिरा है। प्राप्त सूचनाओं में यह आभास मिलता है कि बहुत से लोग बहकावे में आकर अथवा गलत धारणाओं के अंतर्गत वामपंथी उग्रवादियों के साथ मिल गए थे, जिन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वे समाज के मुख्य धारा में मिलने के लिए क्या है, आतुर है। तो इसी का क्रक्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ था। उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ जो है आपको समझ में आ गया होगा। वैसा कुछ है भी नहीं, हाँ कॉम्प्लिकेटेड। एक लाइन फर्स्ट टाइम ही पढ़ते हैं तो हम लोगों को सारा चीज समझ में आता है। आगे दिया है तत्वों को उनके परिवार को मुख्य धारा में वापस लाने के उद्देश्य से एक प्रत्यार्पण नीति का निर्धारण विभागीय संकल्प संख्या 694 जो है वो दिनांक 8/2/2009 को आया था। तो इस तरह से सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ तक अभी जो हम लोग पढ़े उनमें ये सबसे पहले तो 2018 और ये किस विभाग के द्वारा संकल्प जारी किया गया है ये सवाल यहाँ पे बन सकता है। दूसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है वो ये कि सबसे पहला सरेंडर पॉलिसी झारखंड में कब आया था। तो संकल्प संख्या 694 जो है वो दिनांक 18/2/2009 को आया था। ये तारीख भी आप याद रखिए क्योंकि जेपीएससी में इस तरह के तारीख भी पूछे जाते हैं। खेल नीति का ही अभी तारीख पूछ दिया था। तो इस तरह से यहाँ पे फिर 5983 दिनांक कब आया था? 24/12/2012। तो इस तरह से 2009 में आया, 2012 में आया और 1721 जो आया था वो संकल्प संख्या वो कब आया था? 20/3/2015 को आया था। तो इस तरह से यहाँ पे 3 बार जो है 2018 से पहले सरेंडर पॉलिसी आ चुका था और अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं
वो जो है 2018 का सरेंडर पॉलिसी देख रहे हैं। आगे यहाँ पे दिया जाता है द्वारा किया गया परंतु आत्मसमर्पित उग्रवादियों को दिए जाने वाले पुनर्वास पैकेज का वर्तमान प्रावधान और उसकी निष्पादन प्रक्रिया जटिल है। मतलब जो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है जो वर्तमान मतलब कह सकते हैं 18 से पहले ये संकल्प आया तो उसमें कुछ खामियां होगी, इसलिए ये संकल्प को लाया गया। तो यहाँ पे बताया जाता है कि उसको निष्पादित करने में और उसका जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा क्या था, जटिल था, समय साध्य महसूस की जा रही थी क्योंकि आत्मसमर्पित उग्रवादियों को पुनर्वास पैकेज का अनुमान्य लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा था। अगर उसको 5 लाख मिलना था, 2 लाख मिलना था तो टाइम पे नहीं मिल रहा था, जो भी था। इसके कारण सरकार की सकारात्मक मंशा फलीभूत नहीं हो पा रही थी। परिणाम का आत्मसमर्पित उग्रवादियों में हताशा और उपेक्षा का भाव होने की संभावना बनी रहती थी। मतलब वो सरेंडर कर रहे हैं लेकिन सरकार का जो पॉलिसी है उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो वो एक तरह से हताशा उपेक्षा भाव होने का महसूस कर रहे थे। कहने का मतलब है सरेंडर करके भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, ऐसा उनको लग रहा होगा। प्रत्यार्पण नीति के उत्साहवर्धक एवं आकर्षक बनाने और उसके त्वरित क्रियान्वयन हेतु उक्त नीति के स्थान पर नई प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास योजना का निरूपण कर आत्मसमर्पित उग्रवादियों को दे पुनर्वास पैकेज का अनुमान्य लाभ उसकी निष्पादित प्रक्रिया को सरल करने से समय मिलने की शुरुआत होगी, जिससे आत्मसमर्पित उग्रवादियों एवं उनके आश्रित परिवार के बीच हताशा और उपेक्षा की संभावना नहीं बनेगी। तो अब ये पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि टाइम टू टाइम जो भी उसको राशि मिलना है वो मिले, जो लाभ मिलना है वो मिले, ताकि उसमें हताशा ना और वो फिर से उसी लाइन में ना चला जाए। साथ ही सरकार के इस नीति के प्रभावित होकर अन्य उग्रवादी भी आकर्षित हुए मुख्य धारा में मिलने को आतुर भी होंगे। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा ससमयक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में एतत् विषय पूर्व की नीति के स्थान पर नई नीति प्रत्यार्पण पुनर्वास का निरूपण निम्नवत की जाती है। तो अब जो है आपको नया नीति के बारे में दिया गया है। तो इस तरह से इस स्लाइड में जो अभी हम लोग पढ़े उसमें मुख्य रूप से ये याद रखना है कि पुरानी नीति 2009, 12, 15 में आया था। जटिल प्रक्रिया और समय साध्य था, टाइम टू टाइम वो हो नहीं पा रहा था। परिणामता क्या हो रहा था, लाभ जो मिल रहा था वो देरी से मिल रहा था और इससे हताशा और उपेक्षा का भाव जो है उत्पन्न हो रहा था। इसीलिए 2018 में एक नई नीति लाया जाता है। इसमें प्रक्रिया को सरल किया जाता है और ससमय लाभ इसमें मिलता है। अगर पैसा मिलना है साल भर में तो साल भर में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल 7 साल दौड़ाते रहेगा। फिर है इसका क्या परिणाम हुआ, तो उत्साहवर्धक और आकर्षक हुआ, जिससे अधिक उग्रवादियों का मुख्य धारा में क्या होता है, प्रवेश होता है। मतलब जो सरेंडर कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उसमें हताशा निराशा नहीं होगा। उसे देख के दूसरे उग्रवादी भी क्या करेंगे, सरेंडर कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं उद्देश्य। अब इस नीति का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले अब हम लोग एक्चुअली कह सकते हैं जो नीति है वो नीति पढ़ रहे हैं। तो पहला नीति में दिया गया है उद्देश्य, वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण पुनर्वास की योजना का उद्देश्य है कि वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जेपीएससी में, तो याद रखिएगा कि क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है कि उग्रवादियों के प्रत्यार्पण, सरेंडर को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ते हुए उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। तो जो सरेंडर कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, उसको रोजगार भी देना है और आपको क्या करना है, आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराना है। कुछ पैसे भी उनको मिलते हैं जो कि अभी आपको बताया भी जाएगा। परिभाषा दिया गया है कि आखिर वामपंथी उग्रवादी का क्या अर्थ हम निकालेंगे, तो आपको पूछा जा सकता है पॉलिसी के किस जो बिंदु में यहाँ पे मतलब वामपंथी उग्रवादी को परिभाषित किया गया है। तो दूसरे बिंदु में इसे परिभाषित किया गया है। यहाँ पे बताया गया ऐसे संगठनों के सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है, उन्हें हम वामपंथी उग्रवादी समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि वामपंथी उग्रवादी किसे कहा जाता है। तो किसे कहा गया है, तो बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत जो अवैधानिक घोषित है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वामपंथी उग्रवादी के
अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे उद्देश्य और कानूनी परिभाषा में दिया गया है। पहला और दूसरा जो हम लोग पढ़े, तो पहला में था उद्देश्य, उसे बोला गया था वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित करना, वैकल्पिक रोजगार, आर्थिक सहायता देकर समाज की मुख्य धारा को जोड़ना। देखिए, हम केवल पीपीटी भी यूज कर सकते थे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम जानबूझ के यूज किए हैं, क्योंकि एक बार आपका देखा हुआ रहेगा तो उससे फायदा होता है। कभी कभी जो है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए वो चीज भी हम आपको दिखा दे रहे हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। नहीं तो ये दिखा के भी हम अभी कम टाइम में भी पढ़ा के निकल सकते थे। परिभाषा में वामपंथी उग्रवादी वह है जो भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के तहत राज्य सरकार द्वारा अवैधानिक घोषित संगठनों का सदस्य है। याद जितना हम स्लाइड में लिखे उतना ही करना है, लेकिन एक बार ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ना फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही मिलते हैं। अब योग्यता, क्वालिफिकेशन, मतलब सरेंडर करने वाले का क्या क्वालिफिकेशन होगा वो देख लीजिए, ठीक ना। यह योजना केवल उन्हीं उग्रवादियों पर लागू होगी जिन्हें उग्रवादी संगठन की दस्ते के सदस्य या उसके ऊपर पदधारक के रूप में विशेष शाखा द्वारा पहचान की गई है। तो पहला कंडीशन ये था 3.1 में। 3.2 में क्या बोलता है, प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों द्वारा संगठन के संबंध में सभी जानकारियों का खुलासा करने संबंधी आपराधिक मामलों के संबंध में सभी तथ्य उपलब्ध कराने की स्थिति में ही उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मतलब आप सरेंडर कर रहे हैं तो अपने दस्ते के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ वो एक्टिव है, कौन कौन लोग वहां पे शामिल है। सरेंडर कर रहे हैं तो और भी लोगों को सरकार क्या करना चाहेगी, सरेंडर करवाना चाहेगी, या वो जो संगठन जिससे आप जुड़े हुए थे वो संगठन को और कमजोर करना चाहेगी। तो इसीलिए आपको उसके बारे में बताना होगा और तब आपको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रत्यार्पण के फलस्वरूप, सरेंडर के फलस्वरूप पुनर्वास अनुदान एवं अन्य लाभ जिला पुनर्वास समिति द्वारा स्वीकृत पैकेज के अधीन होगी। ये जिला पुनर्वास समिति के बारे में जो 10 मई 2026 को एग्जाम हुआ था बैकलॉग 2023 का, उसमें सवाल पूछा गया है, लेकिन वहां दिया गया था 2009। तो 2009 और 2018 में जिला पुनर्वास समिति के जो अध्यक्षता है वो सेम ही व्यक्ति करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। आप 2018 पढ़ के भी उसको बना सकते हैं। स्वीकृत करने के लिए पूर्ण शक्ति जिला पुनर्वास समिति की निहित रहेगी। तो आपको पूछा जा सकता है ये जो कितना पैकेज मिलेगा, कितना पैकेज नहीं मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो जिला पुनर्वास समिति के द्वारा किया जाता है। स्वीकृत पैकेज की एक प्रति गृह विभाग एवं एक प्रति पुलिस महानिदेशक को भी भेजी जाएगी। तो एक जो है वो गृह विभाग में जाएगा और एक प्रति जो है वो पुलिस महानिदेशक के पास भी जाएगा। प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक तथा बिना किसी दबाव उग्रवादी संगठन की प्रेरणा से आवश्यक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उग्रवादी संगठन ही जानबूझ के कुछ ऐसा करवाना चाह रही है जिससे वो सरेंडर करवा रही है और उससे भी उसको कुछ लाभ हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। तो ये चीजें है। अगला दिया गया है 3.4 में, साधारणतः विशेष शाखा का प्रत्यार्पण संबंधी सभी पहलुओं का सत्यापन ही एकमात्र मानक होगा, किंतु विशेष परिस्थिति में किसी भी प्रस्ताव की तथ्यों का सत्यापन सरकार अन्य स्रोतों से भी करा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जिला पुनर्वास समिति से संबंधित यहाँ पे बिंदु है जिसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको आपको भूलना किसी भी तरह से नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है योग्यता में पद जो है वो दस्ते का सदस्य या उससे ऊपर पदधारक होना चाहिए। मतलब कोई भी आपका गिरोह है तो उसका आप मेंबर होना चाहिए या उसमें कुछ आपको पद मिला हुआ होना चाहिए। बिना किसी दबाव और उग्रवादी संगठन की प्रेरणा से आपको यहाँ पे क्या करना है, स्वैच्छिक आत्मसमर्पण करना है, सरेंडर करना है। संगठन के रहस्यों और आपराधिक मामलों को पूरी जानकारी देने पर विशेष प्रोत्साहन आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। विशेष शाखा द्वारा पहचान और सत्यापन का अंतिम मानक यहाँ पे होगा। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 5.3 के में दिया गया है प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी की योग्यता और अभिरुचि के अनुसार पुनर्वास समिति द्वारा कौशल विकास विभाग झारखंड द्वारा जिलों में संचालित कौशल विकास केंद्रों में उपलब्ध विभिन्न संकायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग उसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा कौशल विभाग झारखंड के द्वारा। पुनर्वास समिति द्वारा 6,000 रुपये प्रतिमाह। अब देखिए यहाँ से सवाल आपका बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ फैक्चुअल डाटा आपको मिल रहा है। 6,000 रुपये प्रतिमाह की वृत्ति 1 वर्ष तक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको 6,000 रुपया पर मंथ जो है सरकार देगी। विशेष परिस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि एक अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकती है, यानी कि साल भर के लिए स्किल ट्रेनिंग तो यहाँ सरकार बोल रही है देंगे, लेकिन अगर जरूरी पड़ेगा तो हम उस 1 साल का टेन्योर को बढ़ा के 2 साल भी कर सकते हैं, यानी 2 साल तक भी आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जा सकता है।
आगे बोलता है अधिकतम 4 डिसमिल जमीन गृह निर्माण हेतु आवंटित किया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा वो चीज आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सवाल इसी से पूछा जाएगा। सरेंडर पॉलिसी, तो सबसे पहले यहाँ स्किल ट्रेनिंग के लिए 6,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा 1 साल तक, इसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, यहाँ 4 डिसमिल जमीन जो है आपको घर बनाने के लिए दिया जाएगा यदि आप सरेंडर करते हैं, यानी नक्सली सरेंडर करते हैं। प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ हेतु आवश्यक अर्हताओं को पूरा करता है तो उसको प्राथमिकता से इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मतलब अगर वो इस योग्य है कि प्रधानमंत्री ग्राम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता है तो उसको इस योजना का लाभ क्या होगा, दिया जाएगा। योजना के लाभ हेतु अगर वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्णित राशि आवास निर्माण हेतु दी जाएगी। अगर मान लीजिए चलिए जो भी उसका क्राइटेरिया उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसको उतना राशि दे दिया जाएगा जितना प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी भी दूसरे लोगों को मिलता है। यह राशि लाभ प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों को पुनर्वास समिति द्वारा गृह निर्माण हेतु आवंटित जमीन की स्थिति के अनुसार ही दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है 5.5 में। अब यहाँ पे दिया गया है मुख्य वित्तीय पुनर्वास पैकेज रैंक के आधार पे कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको कितना कितना पैसा दिया जाएगा। तो श्रेणी ए जोनल कमांडर और उसके ऊपर के जो है लोगों को कुल कितने मिलेंगे, 6 लाख रुपया मिलेगा। तो ये एक चीज याद रखिएगा, 6 लाख मिलेगा, लेकिन श्रेणी ए के जो नक्सली रहेंगे वो जिनको यहाँ पे टाइटल दिया गया है जोनल कमांडर या उससे ऊपर, तत्काल जो है वो 2 लाख रुपया मिलेगा। फिर किस्त 1 1 साल के बाद जो मिलेगा वो 2 लाख, और दूसरा किस्त जो है वो 2 साल के बाद मिलेगा 2 लाख। तो इस तरह से 6 लाख जो है वो 2-2 लाख में बांटा गया है। पहले सरेंडर के समय मिलेगा तुरंत, फिर उसके बाद जो है पहला किस्त 1 साल बाद मिलेगा, दूसरा किस्त 2 साल बाद मिलेगा। यही सवाल जो है यहाँ पे 19 अप्रैल 2026 को पूछा गया था, लेकिन स्पष्ट नहीं बोला गया था कि यही प्रत्यार्पण और पुनर्वास, यही सरेंडर पॉलिसी 2018 से हम सवाल पूछ रहे हैं। तो वहाँ अस्पष्ट था। आंसर भी आयोग के द्वारा जो फर्स्ट टाइम में दिया गया वो दूसरा दिया गया है। सेकेंड जो आंसर आना है वो अभी तक हम जब वीडियो बना रहे हैं तब तक जो है वो रिवाइज आंसर की दिया नहीं है। तो अब देखते हैं क्या आंसर देता है, लेकिन तत्काल वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ था तो आंसर जो है वो 2 लाख ही होना था। लेकिन अब देखिए आयोग क्या कहती है। फिर अगर श्रेणी बी जो है, श्रेणी बी का कोई अगर नक्सली है जोनल कमांडर से नीचे तो उसको कुल अनुदान कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है 3 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें तत्काल जो है 1 लाख रुपया, फिर पहला किस्त जो है 1 साल बाद 1 लाख रुपया, दूसरा किस्त जो है फिर से 2 साल बाद जो है वो 1 लाख रुपया मिलेगा। किस्तों का भुगतान विशेष शाखा द्वारा आचरण की सकारात्मक छानबीन के बाद ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसा लेके फिर से उन्हीं गतिविधियों में शामिल हो गए होंगे तो आपको नहीं दिया। आपका आचरण में जो परिवर्तन है वो देखते हुए आपको पैसा दिया जाएगा। हथियारों के समर्पण पर अतिरिक्त नगद इनाम का भी प्रावधान है, यानी आप हथियार सबका समर्पण करते हैं तो एक्स्ट्रा जो 6 लाख अभी आपको और 3 लाख दिया जा रहा है उससे एक्स्ट्रा पैसा आपको दिया जाएगा। कौशल विकास एवं रोजगार अभी आपको बताया गया, प्रशिक्षण दिया जाएगा। योग्यता के अनुसार झारखंड कौशल विकास में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। मासिक वृत्ति जो है वो है 6 माह प्रति माह की दर से 1 वर्ष तक प्रशिक्षण किया जाएगा। इसमें 1 साल का क्या किया जाएगा, अतिरिक्त आपको टाइम जो है वो बनाया जाएगा। भूमि एवं आवास का निर्माण सहायता दिया है 4 डिसमिल, ये आपको बता ही दिया गया। नगद विकल्प में प्रधानमंत्री जो आवास योजना है योग्य अगर नहीं है तो सरकार द्वारा इसके बराबर राशि जो है, मतलब अगर इसमें अगर 2.5 लाख 3 लाख रुपया मिल रहा है तो वो राशि आपको मिल जाएगा। आवास योजना में है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी सीधा लाभ यहाँ पे मिलेगा, और नहीं उसका मिलेगा तो उसको पैसा जो है वो आपको देना पड़ेगा। आगे दिया गया है ये राज्य अंतर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थान में उग्रवादी एवं उनके परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा की क्या की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। आत्मसमर्पित नक्सली उनके बच्चे के स्नातक स्तर तक शिक्षा में शिक्षण शुल्क, हॉस्टल फीस, अन्य फीस के साथ के रूप में अधिकतम 40,000 रुपया मात्र जो है वार्षिक का भुगतान किया जाएगा। मतलब उनके बाल बच्चे को पढ़ने के लिए 40,000 रुपया वार्षिक जो है पर साल जो है वो दिया जाएगा। यह भुगतान प्रत्येक तिमाही में संबंधित शिक्षण संस्थानों को अग्रिम के रूप में दिया जाएगा। तो 3-3 माह में जिसमें शिक्षण संस्थान में वो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसको दे दिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो है 40,000 देने का बात किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या दान योजना अंतर्गत महिला उग्रवादियों और उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि दी जाएगी। तो इस तरह से अगर उग्रवादी का बेटी का शादी है तो उसमें भी सरकार जो है सहायता करेगी। मतलब कुल मिला के आपको इस पूरे नीति को पढ़ने से यही लगता है कि उसको बहुत सारा लाभ दिया जा रहा है ताकि वो जो भटका हुआ है वो सही रास्ते पे आ जाए और सरेंडर कर दे, और इस तरह से धीरे धीरे उग्रवाद का जो है झारखंड में अंत हो जाए। यदि प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी के सिर पर
उसके मारे जाने या गिरफ्तार होने पर कोई सरकारी इनाम घोषित है, जैसे होता है ना 50 लाख है, 1 करोड़ है, किसी के सर पे इनाम है, तो अगर वो सरेंडर करता है तो वो राशि भी उसको दे दिया जाएगा। तो समर्पण के उपरांत घोषित इनाम की राशि उन्हें ही प्रदान कर दी जाएगी। संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के समर्पण करने पर घोषित इनाम की राशि परिशिष्ट एक के अनुरूप भुगतान की जाएगी। अभी दिखाएंगे भी। समर्पण के उपरांत यदि समर्पणकर्ता को उग्रवादी द्वारा मारा जाता है तो उसके परिवार को सरकार द्वारा तत्समय उग्रवादी हिंसा में मृत आम नागरिक के आश्रित के अनुदान और सुयोग्य आश्रित को नौकरी का लाभ दिया जाएगा। कहने का मतलब है कोई सरेंडर कर दिया तो उसके दस्ते वाले लोग जो है, जिसके साथ वो काम कर रहा था, वो लोग तो उसके खिलाफ हो जाएगा, हो सकता है उसको वो मरवा भी दे। तो अगर किसी तरह से सरेंडर किए हुए नक्सली को उन्हीं के लोग जो है, मतलब जिससे वो पहले जुड़ के काम कर रहा था, उन्हीं के लोग जो है वो मरवा देते हैं, तो उनके परिवारों को नौकरी मिल सकता है, या उग्रवादी हिंसा में जैसे लोगों को मारा जाता है और उनको जो लाभ मिलता है वही लाभ इसके परिवार को भी मिलेगा। मृतकों के प्रत्यार्पण और पूर्व आपराधिक इतिहास रहा हो। तो इस तरह से ये अधि है। अब यहाँ शिक्षा में निःशुल्क सेवाएं करके दिया है। निःशुल्क स्वास्थ्य में उग्रवादी एवं उनके परिवार के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा। अभी हम लोग देखें, शिक्षा में बोला गया है कि स्नातक स्तर तक की शिक्षा हेतु अनुदान शिक्षण संस्थानों को त्रैमासिक अग्रिम भुगतान दिया जाएगा। मैक्सिमम 40,000 रुपया है, वो चीज ऊपर यहाँ पे लिखा भी हुआ है 40,000 रुपया, ठीक ना। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त लाभ जो है दिया गया है। विवाह सहायता, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत महिला उग्रवादी या उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान देता है। इनाम जो है उसमें यदि आत्मसमर्पण करने वाले सरकार का कोई इनाम घोषित है तो सरेंडर के बाद वो इनाम भी दे दिया जाता है, 1 करोड़ 10 लाख जो भी है। जीवन रक्षा का कवर, सरेंडर के बाद उग्रवादी द्वारा हत्या होने पर परिवार को आम नागरिक की तरह मुआवजा प्लस आश्रित के सरकारी नौकरी भी मिलेगा। तो इस तरह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी है, पीपीटी भी है, दोनों में से आपको जो भी समझ में आता है आप इसको देखिए और देख के समझने का प्रयास कीजिए, और क्वेश्चन अगर आए तो आप बना लीजिए। प्रत्येक जिला में ये 12वां नंबर है, 12वां पॉइंट है पुनर्वास समिति के बारे में। इसी से 10 मई 2026 को सवाल पूछा गया। प्रत्येक जिला में प्रत्यर्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए जिला दंडाधिकारी, यही पूछा था, कि अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति का गठन होगी, जिसके सदस्य सचिव जिला पुलिस अधीक्षक होंगे। तो सदस्य सचिव जो होंगे वो कौन होंगे? जिला अध्यक्ष जो है जिला पुनर्वास समिति दंडाधिकारी होंगे, और सचिव जो होंगे जिला पुलिस अधीक्षक होंगे, यानी एसपी होंगे। उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी, समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिला पुनर्वास समिति द्वारा प्रत्येक प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान रखकर पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा कि कितना पैसा देना है। उग्रवादी के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उम्र, उसकी सामान्य शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता, पुनर्वासन हेतु उपलब्ध विकल्पों के संबंध में उसकी प्राथमिकता, पुनर्वास प्रस्तावित पुनर्वास पैकेज की संभाव्यता। फिर है यहाँ पे पुनर्वास पैकेज के सूत्रण के क्रम में समिति द्वारा पेशेवर सहायता एनजीओ परामर्श से प्राप्त की जा सकती है। पुनर्वास पैकेज को तैयार करना, अंतिम रूप देना एवं उसको स्वीकृत करते हुए क्रियान्वित करने का पूर्ण अधिकार जिला पुनर्वास समिति को स्वीकृत पैकेज के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था वो हम बता रहे हैं। 10 मई को झारखंड की प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के अनुसार जिला पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए था जिला दंडाधिकारी, दूसरा था जिला पुलिस अधीक्षक, तीसरा था उप विकास आयुक्त, चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो जिला दंडाधिकारी होंगे। तो आपको पूछा जा सकता है जिसके सदस्य सचिव कौन है, तो सदस्य सचिव में जिला पुलिस अधीक्षक हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष पूछ रहा है या सचिव पूछ रहा है, ठीक ना। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं पुनर्वास समिति के बारे में दिया गया है कि अध्यक्ष जो है जिला दंडाधिकारी होते हैं और मुख्य सचिव पुलिस अधीक्षक एसपी होते हैं। और इसमें अन्य जो सदस्य हैं वो ये है, उप विकास आयुक्त है, महाप्रबंधक है, लीड बैंक अधिकारी है, होमगार्ड कमांडेंट है, एडीजी प्रतिनिधि विशेष शाखा है। इस समिति के पास पुनर्वास पैकेज तैयार करने और अंतिम स्वीकृति देने का पूर्ण अधिकार है कि कितना किसको पैसा देना है, नहीं देना है। पैकेज का निर्धारण कैसे होता है? सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखा जाता है, उम्र को देखा जाता है, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को देखा जाता है, निजी प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाता है। पैकेज की संभाव्यता, अनुकूलित पुनर्वास पैकेज यहाँ पे दिया है। समिति पेशेवर मदद के लिए एनजीओ या सलाहकारों की सहायता भी ले सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। बजटीय प्रवाह और वित्तीय निष्पादन में दिया गया है। मांग संख्या 22, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मुख्य शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं में आवंटन की मांग, निवासी एवं व्यवयन पदाधिकारी डीडीओ, संबंधित जिले के उपायुक्त डीसी। पूरी प्रक्रिया की जटिलताओं से मुक्त रखा गया है ताकि बिना किसी देरी के लाभ सीधे मुख्य धारा में लौट रहे युवाओं तक
पहुंचे। तो वही है, देरी ना हो, ये तो पहले भी यहाँ पे किया गया, वही सब सारा चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है। चलिए छोड़ते हैं, ये चीज आप देख लीजिए, यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। तो बोलता है केंद्रीय कमेटी सचिव, पोलित ब्यूरो सदस्य, केंद्रीय कमेटी सदस्य CCM, पुरस्कार राशि जो है 1 करोड़ रुपया है। सोशल स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य, रीजनल ब्यूरो सदस्य जो है उसको 25 लाख रुपया का यहाँ पे पुरस्कार राशि दिया जाएगा। रीजनल कमेटी सदस्य जो है 15 लाख दिया जाएगा। जोनल कमेटी सदस्य जो है 10 लाख दिया जाएगा। जोनल सब जोनल कमेटी सदस्य है जो है उनको 5 लाख। कमांडर एरिया कमेटी दस्ता का होगा तो 2 लाख रुपया। और LGS दस्ता सदस्य दलम LOS केसी सदस्य करके 1 लाख यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज जो है आप एक बार देख लीजिएगा। परिशिष्ट 1 यही इसी के बारे में बताया गया था। तो इस तरह से ये जो था सरेंडर पॉलिसी था। ये सब सारा PPT वगैरह जितना भी सब चीज़ है वो धीरे धीरे हम करके ऐप में डाल दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग जो है जो पढ़ रहे हैं उससे सवाल बनते हैं, बल्कि बनते हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप में बता भी दिए होंगे। अगर सारे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो हम पढ़ रहे हैं उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी प्लेलिस्ट में आपको लगभग जो है वो 30 घंटा का वीडियो मिल जाएगा, लगभग ऑन एन एवरेज 27-28 घंटा का वीडियो है। और 2-3 वीडियो जो है इसके बाद हम लोग बनाएंगे जो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है, जैसे आपदा प्रबंधन। इसके बाद आपको आपदा प्रबंधन ही मिलेगा। इसके बाद जो टॉपिक है ना, ये झारखंड की प्रमुख उद्योग के नाम, तो ये तो भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं, चलिए छोड़ दिए। योजनाओं, ये करंट अफेयर का पार्ट है। जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण, ये जो है, और पर्यावरण संबंधी हो रहे तथ्य, ये जो है हम लोग भूगोल में कुछ हिस्सा पढ़ लेते हैं, बाकी करंट अफेयर के अंतर्गत आता है, तो ये छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है झारखंड में आपदा प्रबंधन, ये हम लोग अभी इसके बाद पढ़ने वाले हैं। झारखंड से संबंधित विविध तथ्य और समसामयिक घटना, ये भी करंट अफेयर है। तो कुल मिला के स्टैटिक्स पोर्शन में आपदा प्रबंधन बचा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और देखिएगा आप 27-28 घंटा में पूरा तैयारी कर सकते हैं पेपर 2 का, वो भी सीक्वेंस वाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे बताए हैं, तो हर एक चीज को हम यहाँ पे बहुत ही तरीके से आपको बताने का प्रयास किए हैं, ताकि कम समय में भी आपका पेपर 2 जो है वो बेहतर रूप से तैयार हो जाए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा या जो अभी हाल फिलहाल में 2 एग्जाम हुआ है उसको देखिएगा, तो पता चल जाएगा कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।